Hello everyone, hope you are doing great. In recent past, we are getting queries in Twitter space and YouTube comment section related to FIDA buying numbers, their importance around markets. Hence, we made this video on FI and DI data and their relevance to Indian market. In this video, I'll be explaining the content in English and mix it up with Hindi as well. जब एफ आई और डी आई के बात आता है मन में बहुत लोगों को ये सवाल होगा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इवन आई हैड ए डाउट, सो टू नो दैट आई प्रिपेयर्ड दिस वीडियो. हम अभी समझते हैं एफ आई और डी आई कौन कौन है, उसका डेफिनेशन क्या है और कौन कौन लोग एफ आई में आता है, कौन कौन डी आई एस में आता है. ओके, द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन एफ आई स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर and refers to an investment fund or investor who puts their money in India while headquartered or head office is located outside of India. And some prominent FII names: JP Morgan, BlackRock, Euro Pacific Growth Fund, Bank of Japan, Morgan Stanley, and some sovereign wealth funds. And domestic institutional investors, so-called DIS, are referred to as investment funds or investors who invest their money in India, and the office or headquarters is also located in India. Registered offices in India, so they are called as DIS. Some prominent DI names: LIC of India, EPFO, HDFC Life, HDFC AMC, and SBI Mutual Fund. So these are all called DIs. So let's understand about FIIs first. FIIs are among the most important sources of liquidity for Indian markets. जब जब FIIs बाई करते हैं उसका मतलब है हमारे इंडियन मार्केट पे और इंडिया का ग्रोथ स्टोरी पे FIIs को हाई कॉन्फिडेंस है. अभी हम देखते हैं लास्ट 10 इयर्स में FIIs कितना पैसा डाला है इंडिया मार्केट में, एंड जब जब वो पैसा डालते हैं हमारा मार्केट बढ़ा है या गिरा है. सो अभी हम देखते हैं 2013 से 2022 लास्ट 10 इयर्स का FII नेट बाइंग इन crore rupees till 2022. So we can clearly see in this chart. This is very important chart. इससे हमको FIIs का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है वो भी हम समझ सकते हैं. इफ़ यू सी ईयर 2013 FIIs ने 1.12 लाख करोड़ डाला था हमारा इंडियन मार्केट में, एंड इन 2014 98,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था. दोनों मिला के 2 लाख करोड़ 2.1 लाख करोड़ कुछ हुआ है. एंड निफ्टी फ्रॉम 6,300 2013 से 8,200 गया था. इट इज़ अराउंड 25 to 30% इंक्रीज. सो जब FII इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है लाइक 1 लाख करोड़ फॉर कंटिन्यूसली 2 years, निफ्टी 25 to 30% बढ़ा है. एंड वेन एवर there is a positive FI number in a net, so if you can see last 10 years there is a increase in Nifty. हम अभी 2015 भी देख सकते हैं, ग्रीन है, मार्केट तो साइडवेज है फिर भी इन्वेस्ट किया है. एंड नेक्स्ट ईयर अगेन इट वेंट अप 2016 to 8,200. एंड 2017 देख सकते हैं FIIs ने 50,000 करोड़ ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया है, एंड द मार्केट 8,000 से 10,000 चले गए. अगेन 25% इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ FII नेट बाइंग. ओके, एंड 2018 देख सकते हैं मार्केट नहीं बढ़ा है बट FIIs ने प्रॉफिट बुकिंग किया है. यू कैन क्लियरली सी 50,000
2016 में 15,000 इन्वेस्ट किया था, 8,000 था मार्केट, एंड 2017 में भी इन्वेस्ट किया था, एंड 2018 में जब निकाला है 25,000 crores, बेसिकली वो प्रॉफिट्स निकाला है एंड कैपिटल इंटैक्ट है. एंड 2019 ऑल्सो वी कैन क्लियरली सी 88,000 crores इन्वेस्ट किया था, एंड मार्केट 10,800 to 12,000, अगेन 15% इंक्रीज हुआ था. लाइक दैट, so on and so forth, every year whenever FIIs make a good heavy investment, the markets are, Indian market has gone up. Okay, so 2019-20 मिला के we will take an example and try to understand, because आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि FIIs ने बहुत बेच दिया है और अभी तो मार्केट FIIs वापस आ जाएगा और फिर खरीद लेगा, और मार्केट तो निफ्टी 19,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, 21,000 जाएगा एंड ऑल. देयर आर सम स्टोरीज आर फ्लोटिंग. लेट्स टेक ए डेटा पॉइंट ऑफ 2 years 3 years एवरेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, हियर 2019 and 20, if you put together 88,000 plus 1,60,000 crores डाला था. सो पूरा मिला के 2019 और 20 में 2.5 लाख crores इन्वेस्ट किया था. तब निफ्टी का देख सकते हैं उसका लेवल, क्योंकि एक बार बीच में कोविड फॉल आया था. 2019 इलेक्शन ईयर था, वो टाइम में 10,000 जाके 12,000 आया था. मिला के 2019-20 में निफ्टी 11,000 और 12,000 में ज़्यादा सा दिन ट्रेड किया था. ओके, सो वी कैन एज्यूम दैट 2019-20 FIIs ने 2.55 लाख और 2.6 लाख डाला था, तब निफ्टी का एवरेज प्राइस था 12,000. ठीक है, 2021 छोड़ देते हैं, कुछ आधा साल खरीदा है, आधा साल बेचा है, सो 28,000 crores, इट्स ए नेग्लिजिबल अमाउंट. अभी हम, सो इफ यू सी द टोटल अमाउंट लास्ट 10 years, FIIs have cumulatively invested 4.36 crore in spite of their selling. और अभी देख सकते हैं 2022 में एक ही साल में जैन टू दिसंबर में -1.1 लाख crores निकाल दिया था FIIs इंडिया से. ठीक है, इसका बारे में अभी हम आगे जाके समझते हैं क्या होने वाला है. सो अर्ली चार्ट में हम समझा कि 2019-20 कुल मिला के FIIs ने 2.5 लाख crores खरीदा है. वो कोविड फॉल में एवरेज किया होगा. कुछ स्टॉक्स दे हैव इन्वेस्टेड इन वेरी वेरी लेस. आई मीन बजाज फाइनेंस एग्जांपल देखिए, वो 1800-2000 था, तब खरीदा है 8,000 हो गया था. देर आर लॉट ऑफ मल्टी बैगर्स ऑल्सो दे इन्वेस्टेड. वो सब छोड़ देंगे, वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन निफ्टी. वाई निफ्टी? दे वुड हैव इन्वेस्टेड इन सम अदर स्टॉक्स अदर दैन निफ्टी, आप पूछ सकते हैं. बट निफ्टी 50 स्टॉक्स पूरा मार्केट कैप में NSE में 70% रिप्रेजेंट करता है, एंड मोस्ट ऑफ द FIIs जनरली दे इन्वेस्ट इन लार्ज कैप. इसीलिए हम निफ्टी को कोरिलेशन देखते हैं FIIs बाइंग के साथ. ओके, निफ्टी 2019-20 में हम अर्लियर चार्ट में देखा था 11,000 to 12,000 एवरेज प्राइस में 2.5 लाख crores इन्वेस्ट किया था. उसका कैपिटल है, इन्वेस्ट कर दिया है. ठीक है, हम पकड़ते हैं 12,000 एज एन एवरेज प्राइस फॉर द एग्जांपल. इन 2021 to 22 लास्ट 1.5 year में 1.25, सो ये 2.5 लाख crore जो है उसका प्रॉफिट है, क्योंकि निफ्टी 12,000 to 18,000 गया है, 50% इंक्रीज हुआ था. सो 2.5 लाख crores डाला था एंड प्रॉफिट 50% ऑफ 2.5 लाख इज 1.5 लाख. पूरा उसका कैपिटल हो गया है बाय 2021 एंड 3.75 लाख. ठीक है, उसमें वो लोग FIIs लोग ओनली 1.1 लाख crore एंड ऑफ 2022 में विथड्रॉ किया था. यू कैन गो टू आई मीन अर्लियर चार्ट एंड रिविजिट दैट. सो अभी तक FIIs ने जो लास्ट 3-4 years में डाला था उसका प्रॉफिट ही बुक किया था, उसका कैपिटल भी नहीं डाला था. इनफैक्ट दे हैव नॉट बुक्ड देयर प्रॉफिट्स ऑल्सो. सो we can clearly understand, in spite of 1.1 lakh crore heavy selling, which looks very huge, right? But they have only booked their profit so far and their capital is intact. And और एक बात है, मज़ेदार बात है, निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई पे है
एंड दे आर एवरी टाइम 18,000 18,500 लेवल्स आता है तभी बेच रहे. सो दे आर ओनली बुकिंग प्रॉफिट्स. अभी तक वो लोग बेचना चालू भी नहीं किया है एज पर मी. दिस इज़ अबाउट एफ. अभी तक हम एफ के बारे में समझा है. अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारा म्यूचुअल फंड्स, LIC, EPF जो भी है वो लोग क्या कर रहा है. Nowadays, if you see, DIS ownership of Indian equities are rising at a very fast pace. Why? Because consistently लोगों SIPs डाल रहा है through retail investors. Through retail investors, SIPs are increasing, so mutual funds don't have a choice because they can't keep cash. They have a SEBI mandate to invest 90 or 95% in money they have to put in equities only, irrespective of the rate. Along with that, there is a new financial savings trend is changed. So nowadays nobody is interested in FD and other investments, and risky assets के लिए investment बहुत हो गया because of so many ads and culture change. It is a cultural change basically. Mutual funds आई है and ads and all. Okay, so सेम हम FIS का कैसा समझा है, DIS का नेट बाई और सेलिंग फिगर्स भी देखते हैं. जब 2013 में निफ्टी 6,300 था, DIS ने 73,000 करोड़ बेच दिया था. ओके, एंड निफ्टी 2014 में 8,200 हो गया था, 25% बढ़ गया है. फिर भी DIS -35,000 बेच दिया है. ठीक है, एंड निफ्टी 2015 में देखा तो 8,000 में ही था. दे हैव बॉट 74,000 करोड़. So on and so forth. Let's come to 2019 and 20. 19 और 20 में 19 में निफ्टी 12,000 में क्लोज हुआ था, 42,000 करोड़ डाला था. निफ्टी हैज़ गॉन अप टू 14,000. They have sold their portfolios. DIS. So DIS are doing exactly opposite of FIS for different reasons. अभी हम देखते हैं 2022 to 2021. 2020 to 2021 निफ्टी 14,000 क्लोज हुआ था. नेक्स्ट ईयर 17,000 गया था. DIS इंस्टेड ऑफ बुकिंग द प्रॉफिट दे हैव इंक्रीज्ड देयर होल्डिंग्स. अभी हम देखते हैं 2022 में क्या किया है लास्ट ईयर, विच गॉट क्लोज्ड इन द December. DIS, EPFO, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर फंड हाउसेस 2.75 lakh करोड़ डाला है at the level of 18,000. Mind you, 2022 full year Nifty was hanging around 16,000 to 18,000, mostly traded at 18,000. So at all-time high, DIS are investing majority of the investment. You can clearly see 2.75 lakh crore. From 1 lakh crore, it's a 3x, 300% investment, almost 2021-22 में at all-time highs. This is not a value buying. They are giving clearly exit to FIS for different reasons. In this chart, we can clearly see that DIS are giving exit to FIS at all-time high. So ये मनी कंट्रोल में एंड NSE वेबसाइट्स में डेटा अवेलेबल है. यू कैन गो एंड रिसर्च योरसेल्फ. सो हम अभी तक समझा है FIS बाई किया तो मार्केट बढ़ेगा, FIS बड़ा सेल किया तो मार्केट तो लॉन्ग टर्म में गिरेगा, बिकॉज दे आर द ह्यूज फोर्स. इवन ये चार्ट भी देख सकते हैं, ट्विटर में भी चार्ट ट्रेंडिंग था कि 45% प्रमोट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट प्रोमोटर्स ऑफ एंटायर NSE. 20% विच इज द थम्पिंग 20%. इफ यू रिमूव excluding promoters, this becomes 40%. So out of 100 as a basket, if I see NSE companies, 40% of free float is owned by FIS still, in spite of exiting 1.1 lakh crore. This is a thumping number, and they
they are a major force in the market. Even this chart. By now, we understood that there is a strong correlation between FIIs activity and market movements. So, in one word, FIIs act as a catalyst to the market, and they act as a triggers also to the market. I mean, they can enforce market to go up or go down in a big way. Yeah. So, and one I want to share some important data. Okay, most of us know that there is a predictable pattern, and अभी तक हमको समझ में आया है कि जब FIIs बाई करते रहेगा, दे कीप ऑन बाइंग. इट्स नॉट लाइक आज खरीदा है 1000 करोड़, कल बेच दिया 1000 करोड़. जिग जैग में नहीं करते हैं. अगर एक बार चालू किया है, इट्स अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न. दे कीप ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑल्सो. इफ दे डज इट इन इक्विटी, दे कीप ऑन सेलिंग कंटिन्यूसली. इट्स अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न. अंदाज में आप देख सकते हैं. ओके, इज देयर एनी वे आउट कि हम FIIs का बाइंग और सेलिंग हम पता कर सकते हैं क्या? कौन सा सेक्टर में हम FIIs बाइंग कर रहे हैं लास्ट वीक और लास्ट 15 डेज में, लास्ट मंथ में? एंड कैन वी यूज दैट डेटा ऑफ FIIs बाइंग फॉर आवर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस? कैन वी मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन और इन्फॉर्म्ड गेस by seeing FIIs? So most of the people knows that FIIs और DIIs ओनरशिप चेंज ना, मनी कंट्रोल का वो प्रोमोटर होल्डिंग में देखा तो और स्क्रीनर में देखा तो पता चलेगा एंड ऑल. बट मोस्ट ऑफ अस डजंट नो दैट देर इज ए वे आउट. अपार्ट फ्रॉम क्वार्टरली रिजल्ट्स डेटा, वी कैन नो दैट लास्ट 15 डेज फोर्टनाइटली में FIIs ने क्या खरीदा है, कौन सा सेक्टर में खरीदा है, कौन सा सेक्टर में कितना भेजा है. देर इज अ वे आउट. नाउ आई विल टेक यू टू द गूगल and I'll show you. So we are in Google. Here FII fortnight data. Search कीजिए. It will go to CDSL or NSDL. You can go to anywhere. Click on this link, FPI or FII statistics. Okay, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. CDSL का डाटा है. हियर हम फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज FII FPI इन्वेस्टमेंट डाटा में क्लिक करना है. एक क्लिक किया तो फोर्टनाइटली मीन्स 15 डेज. 2 वीक्स इज कॉल्ड फोर्टनाइट. सो लेटेस्ट कब का डाटा अवेलेबल है? Jan 15. अभी Jan 23 चल रहा है. सो लेटेस्ट डाटा is available on Jan 15th. अगर Jan पूरा मंथ का देखना है, देन आप फर्स्ट वीक में ये वेबसाइट विजिट कीजिए, CDSL वेबसाइट के, इसमें मिल जाएगा. क्लिक ऑन, आई विल क्लिक ऑन दिस लिंक. सो हियर यू कैन सी these are all the sectors. There are 24 sectors where FIIs have invested. Okay, you can scroll down. It will show some debt fund investments and YTD numbers and all. It is not much importance to current videos topic. So these are all the sectors FIIs ने सेल किया था और बाई किया था. अभी देखते हैं हम ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स. ये क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट 16 to 31 दिसंबर एंड नेट इन्वेस्टमेंट 1 to 15 दिसंबर. ठीक है. फर्स्ट रो क्या बोल रहे हैं? ऑटो मोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में ये Jan 1 to Jan 15 में 1000 करोड़ भेजा है ऑटो कंपोनेंट्स में. ये बड़ा एक्सेल डाटा शीट है. फॉर ईज ऑफ एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो मैंने क्या किया, आई हैव प्लॉटेड दैट इन एक्सेल. सो द डाटा व्हाट अवेलेबल इज December 16 to 31 एंड Jan 1 to 15. दोनों डाटा ये वेबसाइट से मैं उठा के एक्सेल में डाल दिया और मैं क्या किया, सॉर्ट किया फ्रॉम Jan 1 to 15 विच इज़ लास्ट फोर्टनाइट. मैंने कैसे सॉर्ट किया? व्हाट इज़ द हाईएस्ट बाइंग नंबर आउट ऑफ, क्योंकि लास्ट 15 डेज में FIIs ने 17,000 करोड़ बेच दिया है. ठीक है, उसका मैं सॉर्ट किया है टॉप टू बॉटम. 2,500 करोड़ दे बॉट इन मेटल्स एंड माइनिंग एंड 390 करोड़
Second highest number they brought in construction companies, followed by construction materials and all. And if you go down, they have sold 7,200 crores in financial services. ठीक है, अभी हम देखते हैं लास्ट बाइंग नंबर्स में. ठीक है, लास्ट 15 डेज में 2,500 crores डाला है मेटल्स एंड माइनिंग में. मेटल्स एंड माइनिंग हमको सेक्टर्स मिल गए हैं कि FIS ने 2,500 crores डाल दिया है. मेटल्स एंड माइनिंग का टॉप कंपनीज क्या है, अगर डाला तो ये लोग टॉप कंपनीज में डालेगा ना. मेटल्स में मेरे को याद आता है टाटा स्टील एंड माइनिंग इंक्लूडिंग हिंडाल्को. अभी हम देखते हैं गूगल जाके टाटा, ये 2,500 crores टाटा स्टील में भी गया होगा और हिंडाल्को में गया होगा और JSW स्टील वॉटएवर उसी में भी गया होगा. टॉप 2 देखेंगे, ये स्टॉक्स बढ़ा है गिरा है बिकॉज FII का पॉजिटिव नंबर आया है. भी गूगल चलता है एंड विल राइट टाटा स्टील शेयर प्राइस. मैं अभी करता हूँ 1 month बिकॉज 1st to 15th में क्या हुआ है देखना है. ठीक है, वी कैन क्लियरली सी लास्ट 1 month, इवन जैन से पकड़िए बिकॉज 1st Jan से ये बढ़ना चालू किया है. सो लास्ट 1 month it has gone up 16%. So it shows metals and mining FII number and metal stock has gone up. And अभी और देखते हैं because we don't know which exact company unless quarterly results comes. मैं FII इन्वेस्ट किया है. सो अभी देखता है हिंडाल्को और मैं लास्ट 1 month का डालता हूँ क्योंकि 1 month का है. सो लास्ट 1 month में 12% इंक्रीज हुआ है and we have a FII positive number also in Hindalco, and you can clearly see Hindalco has gone up 12%. So it shows that we can correlate. Exact कोई बता नहीं सकता है, we are having a calculated guess. ठीक है, so same thing you can see next highest buy is construction. The moment construction we can say Larsen का भी चार्ट डाल के देख सकते हैं, वो कोरिलेशन हो सकता है. एंड अभी देखते हैं हम व्हाट इज़ द हाईएस्ट सेल नंबर, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम किया था. 7,200 crores 241 crores बेच दिया है फिनेंशियल सर्विसेज में. जब फिनेंशियल सर्विसेज का बात होता है फर्स्ट नेम मेरा मन में आता है बजाज फिनेंस. कैन वी हैव ए कोरिलेशन? फिनेंशियल सर्विसेज में सेलिंग हुआ है FIS का विच इज़ 40% ऑफ टोटल सेलिंग इन लास्ट 15 days में. कैन आई गो एंड सी बजाज ट्विंस, उसका शेयर कैसा परफॉर्म किया है. अभी मैं जाता हूँ बजाज फिनेंस शेयर प्राइस एंड मंथली में देखेंगे. 1 month लास्ट 1 month इवन यू कैन सी फॉर 1st Jan 7,000 crores सेलिंग हुआ ना, तब से देखिए 6,500 to 5,008. सो ऑलमोस्ट 9% गिर गया है बजाज फिनेंस. And there is a FII negative number on financial services. And second हम देखते हैं बजाज ट्विंस में सेकंड कंपनी बजाज फिनसर्व. बजाज फिनसर्व also from 6,005. Sorry, I think it's Bajaj Finance only. Bajaj Finserv share price last 1 month from 1,500 levels it has gone to 1334. So it's a 13% fall, and we can see here there is a negative selling from FIS. Same way you can go and plot this data on every 15 days and have a calculated guess on which sector FII are selling, and in that sector ladder what is the sector ladder you can have a calculated guess. For example अभी देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में -333 सेलिंग हुआ है फर्स्ट 15 days में. सो FMCG में व्हाट इज़ द टॉप कंपनी? HUL. सो यू कैन सी वेदर HUL, Nestle, top 2-3 companies whether they have fallen or not. By taking this data you can also have a calculated guess on what FIS and DIs are doing. अभी हम समझने की कोशिश करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में अंतर क्या है, व्हाट आर ऑल द की डिफरेंसेस
advantages and disadvantages of being a retail investor or a retail trader. The first difference between retail and institutional investor, whose money they invest. Retail investors invest their own money which they earn from salary and other sources, while institutional investors invest on behalf of other investors by shareholders. For example, mutual funds. They collect the money from the retail or public and they invest on behalf of us. That is the key difference. Knowledge base. Retail investors generally non-professional individuals and they are called as last link in news chain. What is last link in news chain? जब as a retail investors we get the news in the last moment. Basically, that is the reason there is saying market always discounted this news, all these theories. Why? Because हमको जो न्यूज़ खबर है वो हमको लास्ट में मिलता है जब उसका एक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा market. Whereas institutional investor, they have access to all levels of resources and they have a research wing and all. So they have more knowledge than a common retail investors like us. Investment size. Retail investors generally does SIP or in a small quantities, whereas institutional investors, they invest in large quantities and they require a lot of liquidity. Generally block deals, bulk deals, pre-market orders and all done by institutional investors, where retail investors, we can only participate between 9:15 and 3:30 for equity cash markets. What is the route of investment? Generally through demat account, do it yourself, or through mutual fund route, retail investors invest or trades, right? And institutions, they use professionals to invest on behalf of them, and large companies manage their funds. Yeah. As a retail investor, we can buy small companies like micro cap company, mini cap company, and these are the companies where future multi-bagger opportunities will be there. This is a big advantage as a retail investor. And institutional investors, they can't buy the small companies because due to their limitations, especially because they will not have a liquidity to buy enough and lack of hedging instruments. All small cap, micro cap companies, they don't have F&O, futures and options, because futures and options are hedging instruments. Because of that, they can't invest unless it becomes somewhat bigger company. By the time it becomes bigger, the multi-bagger opportunity is gone. This is a big advantage of a retail investor. Position sizing. Retail investor can decrease the position sizing based on market conditions. अभी आप मान के चलिए आप 10 स्लॉट में काम करते हैं F&O में, मार्केट आपका हिसाब से नहीं चल रहा है, आप दूसरा काम से बिजी हो गया, और यू हैव सम अदर वर्क, और यू आर अनेबल टू ट्रैक मार्केट, तब आप पोजीशन साइजिंग कम कर सकते हैं. 10 लॉट से 1 लॉट में काम कर सकते हैं, 2 लॉट में काम कर सकते हैं, टिल यू गेट योर फ्री स्पेस टू ट्रेड. बट institutions, just like that, they can't reduce the position sizing, because if they want to exit big or do something else, they will face liquidity issues, and they cannot have proper hedging also. That is the reason they cannot switch पोजीशन साइजिंग जस्ट लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. बट हमेशा मीडिया में, यूट्यूब में यही देखने को मिलता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, जो फ़ायदा है FIS को होता है, DIS को होता है. ऐसा नहीं है. एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स, पॉइंट नंबर 5 and 6, दिस इज़ ए बिग एडवांटेज. या पॉइंट नंबर 7, stop trading by investing. As a retail investor, you can stop investing. You can stop your SIP.
at any time. Stop trading basis on market conditions or personal issues. जब मार्केट टॉप में है आप SIP बंद कर सकते हैं। जब मार्केट थोड़ा नीचे गिर गया आप SIP का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, अमाउंट बढ़ा सकते हैं। एंड मार्केट इज़ नॉट इन योर फेवर or you are busy with something else, you can stop investing. Whereas institutional investors can't stop investing, can't stop SIPs, because the moment you send SIP they have to buy, and they can't stop trading basis market conditions to a larger extent. Unless there is a redemption pressure from retail, mutual funds can't withdraw. Even the same you can see COVID में जब हुआ था, why institutions FIIs DIs मिलके बेच दिया है equities in a large extent, because they have a redemption pressure. Even for FIIs, because they manage the money of others, not their own money, of some banks, some mutual funds and all. So उन लोगों को जब redemption pressure आया था, they don't have a choice. They know that the market is in lucrative discounted price, like Nifty was at 10,000, 9,000, 8,000 and all, but they didn't have a choice to sell. They can't stop. Whereas as a retail, by that time you can increase your SIP. And when the market is in the top, for example, nobody can time what is top and bottom, but still you can do this because you have an advantage. Nobody will control you. This is also great advantage of retail investor. And point number 8, style of trading and investing. So as a retail trader or investor, you can switch the style of trading. Style of trading, what I mean is, for example, there are few friends of mine, they only trade or invest only in the large cap Nifty 50 or Nifty 100 companies, Nifty top 100 companies. But as a retail trader, you can shift. अभी मैं लार्ज कैप में काम किया, लार्ज कैप में मेरे को 10-15% ही मिलता है एक साल में, आई विल गो एग्रेसिव नाउ, फ्रॉम टुमारो आई विल शिफ्ट टू मिड कैप. और इफ़ आई लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस, मैं क्या करता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो में 50% आई कैन इन्वेस्ट देयर एग्रेसिवली. और आई एम ट्रेडिंग इन F&O, ठीक है, अभी मैं इक्विटी F&O निफ्टी में काम कर रहा हूँ, आई कैन शिफ्ट इट टू बैंक निफ्टी, और आई कैन शिफ्ट to commodities trading options, or I can shift it to crude oil and all. You can switch just like that. But as an institution, they can't switch the investment, because they have an investment target, investment profile, they have an investment rule book. They can't trade like retail. This is also a big advantage of retail. Why institutions can't do this? Because they manage others' money. These are all dependencies of retail and institutional investors. Let's conclude this video. Before I conclude, so I would like to thank, these are all the few links I used to collect the data and compile this: CDSL, Money Control, NSE, and I have googled it also. And one last request, there is a video by Vivek. It's on, the link is given. It's a 3-hour video. In that, it is perfectly explained why SIPs are not good for a retail trader in a long run, and instead of that what you can do and all. So I request all to watch this video